आज हम जो बात करेंगे थोड़ा सा योग के संदर्भ में कि योग के लिए हमको बच्चों को कैसे तैयार करना है, किस तरह से हमको सिखाना है। उसके बाद में जो योग की सिलेबस हैं, बुक्स हैं, वो भी आपको दे दी जाएंगी। अभी मैं सिर्फ ये योग संदर्शिका से ही आपको कुछ बताने का प्रयास करूंगा, इसको आप समझिए। तो हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं, आप थोड़ा सा देखेंगे। पहले पन्ने को आप देख लीजिएगा, मैं बोलता भी जाऊंगा, आप देखते भी जाना। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि योग शिक्षक की भूमिका, जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका रहेगी। तो आप जानते हैं कि सारी भूमिका आपकी ही है, आपको जाकर के बच्चों को सिखाना है, इसलिए सारी भूमिका आपकी है। तो आपकी भूमिका में क्या करना है कि आप जानते हैं कि हमको जिन बच्चों को सिखाना है, पहले हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि बच्चे कितने महत्वपूर्ण हैं। बच्चे इसलिए महत्वपूर्ण हैं, वो देश के कर्णाधार हैं। कल के दिन में बड़े बन करके वो देश के जो नेतृत्व है, देश के विविध क्षेत्रों में जो उनकी ऊंचाइयां हैं, उनके द्वारा ही वो आगे संभाला जाएगा। ये सब फीलिंग्स और ये भावनाएं हमारे मन में पहले होनी चाहिए। एक छोटे से बच्चे को देख करके, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बहुत गाँव का है, कैसा भी है, वो उसको देख करके हमारे मन में, बच्चे को देखते ही शिक्षक के मन में ये भाव आना चाहिए कि यह एक तरह से अनगढ़, एक तरह से वो पवित्र एक ढेला है मिट्टी का, उसमें से मुझे एक सांचे में डाल करके एक स्वरूप तैयार करना है, उसमें से बनाना है। ये टीचर्स की पहले फीलिंग होनी चाहिए, हमारे मन में ये भाव होनी चाहिए। हमारे लिए हर बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए हर एक बच्चा, मेरे लिए यह है कि हो सकता है कि कल वह देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति बने, हो सकता है कि बड़ा बड़ा इंजीनियर बने, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट बने, या बड़ा से बड़ा राजनीतिक क्षेत्र में किसी पद पर पहुंचे। हमको इस फीलिंग से काम करना है, यानी कि हर बच्चा मेरे लिए प्रधानमंत्री है, हर बच्चा मेरे लिए राष्ट्रपति है, हर बच्चा मेरे लिए बड़ा से बड़ा है। तो ये जो फीलिंग होती है, फिर हमको अपने व्यवहार को सावधानी से करने में प्रेरित करती है। तो ये भाव, ये फीलिंग्स, और मैं ये कहूँ कि वो जो पुष्प है, वो जो अधखिला पुष्प है, जो खिला हुआ नहीं है, तो जब वो पूरा खिलेगा, वो पुष्पित पल्लवित होगा। और ये आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च हुए हैं, वो सारे रिसर्चेज ये कहते हैं कि जो 5-6 साल की आयु का जो बच्चा होता है, जो उसके मस्तिष्क का जो विकास होता है, वो इतना हो चुका होता है कि उन समय पर जो जो उसके चित्त के अंदर जिन चीजों में संस्कारों को हम डालते हैं, वो पूरा जीवन पर्यंत रहता है। यदि आप अपने जीवन में भी देखेंगे, बचपन की जो कई सारी बातें आप लोगों को याद होंगी, परंतु बहुत सारी चीजें बाद वाली ध्यान नहीं रहती हैं। जैसे अभी कुछ महीने पहले, साल भर पहले, जो जीवन में, जो व्यवहार में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ याद रह जाती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, पर बचपन की बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, क्योंकि उस समय पर जो मस्तिष्क होता है, वो बहुत ग्रहणशीलता उसमें बहुत ज्यादा होती है, उसका जो प्रभाव है वो पूरे गहराई तक पहुंचता है। ये हमको ध्यान रखना है। तो योग के माध्यम से हमको सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं सिखाना है, इसको आप ये समझिए कि योग के माध्यम से सिर्फ आसन और व्यायाम नहीं सिखाना है, अभी तो हमको पूरी उसकी जो चेतना का स्तर है उसको उन्नत बनाना है, संस्कार का जो स्तर है उसको उन्नत बनाना है। क्योंकि बाकी विषयों में जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट में आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बैठेंगे, या आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ाएंगे, या आप साइंस पढ़ाएंगे, कोई भी विषय पढ़ाएंगे, वो विषय का पार्ट नहीं बन पाता है। परंतु योग जब पढ़ाते हैं आप, ये योग विषय का पार्ट है, क्योंकि यहाँ मानवीय संवेदनाओं को समझ करके उन संवेदनाओं को चेतन करने का और उसको दिव्य बनाने का यह एक उपक्रम है। इस भाव से हमको प्रवृत्त होना है। तो आसन है, पोस्चर्स हैं, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, यह उसका एक पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले इस स्तर से हमको शुरू होना है कि बच्चों को सिखाने के लिए हमको कैसे कैसे शुरू होना है। तो अभी जो आप लोगों ने सीखा, सुबह से शाम जो आप लग रहे हैं, या जितना भी जो, चाहे वो अनुसंधान का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है, क्रिया का पक्ष है, वो जिससे कि आपके अंदर होगा। हम क्या दे सकते हैं किसी को, जो हमारे पास है। तो आप पहले से इतने पूर्ण हो जाएं, आपका खजाना इतना भर जाए कि आपको बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा हो जाए। ये नहीं कि जितना आप सीख करके जाएंगे सब बच्चों को सिखाना ही है, वो तो बहुत थोड़ा सा उसमें से हो सकता है, परंतु जो सिखाएं वहां पर जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है, आपका विश्वास का स्तर, उस बच्चे को पता नहीं कि मेरे गुरुजी कितना जानते हैं, पर वो आपको पता है कि मैं कितना जानता हूं। तो जो आपका जानने का स्तर है वो बहुत उच्च कोटि का हो, जिससे कि उनको आप विविध तरह से, बहुत सुगमता से, बहुत सरलता से सिखा सकें। तो ये बच्चों में जो बाल्यावस्था के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हमें इस भाव से, इस गहराई से हमको सिखाना है। क्योंकि बच्चों के लिए हमने यहाँ शुरू में लिखा था, ये पहले पेज के शुरू में आपने देखा होगा,
बच्चे वे कलियां हैं जो फूल बन जगत में अपनी खुशबू बिखराएंगे। बच्चे वे कच्ची मिट्टी हैं जो गढ़ने पर देश, समाज और राष्ट्र बन जाएंगे। दूसरा हमने लिखा था, हमारे परिवेश का रखना तुम ख्याल, क्योंकि कल हम बनेंगे उन्नत और विशाल। ये मैंने शुरू में लिखा था। अब आप इससे आगे थोड़ा देखेंगे, हमने जो भी आपको पुस्तक दी जाएगी उसमें पहली और दूसरी कक्षा के लिए हमने एक पुस्तक तैयार की है, वो अभी आपके पास नहीं है। खेल खेल में योग। खेल खेल में योग क्या है कि वो बिल्कुल छोटे बच्चों के हिसाब से, जो 5 साल के हैं, 6 साल के बच्चे हैं। आप जानते हैं कि 5 और 6 साल के जो बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो सब चीज़ों को हम बहुत प्रवचनात्मक बातों को कहें और वो ग्रहण करें। वहां पर क्रियात्मक या दृश्यात्मक ज्यादा चाहिए। दृश्यात्मक क्या है कि देखने से, जैसे कहीं चित्र बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, उसको देखेंगे तो ज्यादा ग्रहण करेंगे। क्रियात्मक है क्या, बेटा ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसा बैठो, तो ज्यादा सीखेंगे। आप पता चला कि आप भाषण सुनाने के लिए बैठ गए, वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमको ये देखना है कि जब हम कक्षा शुरू करेंगे बच्चों के लिए, कितना हमारे यहाँ वहाँ पर श्रवण का कितना पाठ होना चाहिए, दृश्य का कितना पाठ होना चाहिए, प्रवचन का कितना पाठ होना चाहिए, तीनों चीज का। तो अधिक से अधिक जितना भी रिसर्च हुआ है वर्ल्ड वाइड, जितने भी रिसर्चेज हुए हैं बच्चों की साइकोलॉजी के लिए, हमको सिखाने के लिए, तो जो योग का पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है कि यह बच्चों को बोझ न लगे, अभी तो बच्चे प्रतीक्षा करें कि मेरी योग की कक्षा कब होगी। बाकी कक्षा में आए या ना आए, वो आपसे जाकर के पूछे कि सर हमको बताओ वो आसन वाला कब होगा, या जब आपको पता चले कि बच्चा आज वो करना है तो पहले से दौड़ते हुए बच्चे आ जाए। तो क्योंकि सिलेबस को लेकर के भी वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि पठन सामग्री जितना ज्यादा बोझिल हो जाता है, जितना ज्यादा जो बस्ते का बोझ है, आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। उसको जितना कम हो जाए तो किताबों के बोझ में बच्चे को लगे कि आज और एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो हमको कहीं पर भी ये महसूस नहीं होने देना है बच्चों को। तो हमने इसका नाम भी इसलिए रखा खेल खेल में योग, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है खेलने में, कूदने में, इधर उधर गतिविधियों को, विविधता में। तो उसी रूप में इसको हमको शुरू करना है। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ सकता है। तो थोड़ा उस दिन जैसे मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे या जो आपके निदेशक हैं उनको हम बोल देंगे, थोड़ा सामग्री के रूप में जैसे चार्ट है या आकृतियों की कुछ ब्लॉग बना दिया या कुछ स्लाइड शो है, जो भी कथा कहानी पहेलियां, अलग अलग तरह का मटेरियल वो आपको अपने टीचिंग के हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य है कि बच्चों को सिखाना है, तो बच्चों के लिए वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सिंपल सा चार्ट ही एक रखा, वो ब्लैक बोर्ड होता ही है स्कूल में, आपने कुछ लिखा, कुछ समझाया, तो इस तरह के मटेरियल भी हम लोग साथ में रख करके करें। इसमें हालांकि छोटे बच्चों को बहुत ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है। जो बिटिया होती है 12-13 साल के बाद में, हालांकि तब तक वो 5वीं कक्षा से पार जा चुकी होती हैं, परंतु फिर भी ये बड़ी कक्षाओं में या आगे के लिए कोई बिटिया है, जैसे पीरियड्स वगैरह है, ये एक सावधानी की दृष्टि से इतना ही ध्यान रखना है कि उस समय पर जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं उसको कर सकते हैं, भारी आसन नहीं कर सकते। हालांकि 5वीं कक्षा तक ये मुश्किल से लागू होता है, आजकल हो जाता है। कई सारे बच्चियों को मैंने देखा कि 10-10 साल में, 11-11 साल में भी पीरियड्स होने शुरू हो गए, पहले नहीं होते थे। ये एक सावधानी। दूसरी सावधानी में यदि हम जाते हैं तो सामान्य रूप से ये ध्यान रखना है, जिनको शारीरिक रूप से जैसे ज्यादा अकड़न है जिसके शरीर में या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कई लोग तो बहुत बच्चे बहुत मुड़ने तोड़ने में रबड़ जैसे होते हैं, कुछ थोड़े से अकड़ू टाइप होते हैं। तो हम ये प्रयास ना करें सिखाते समय कि सबको सारी क्रिया एक ही स्तर से करें बच्चे। आप उनमें से छांटिए कि कौन कितना कितना स्तर का है, उसको वो एक्टिंग तो करें पर जबरदस्ती ना करें। तो धीरे धीरे वो बॉडी जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाता है, अपने आप होने लगता है। तो ये थोड़ी सावधानी की बात है। ये योग शिक्षक की जो भूमिका थी इस विषय में मैंने आपको थोड़ा सा कहा। तो ये जो चीजें हैं बच्चों को थोड़ी सी प्रेरित करें मानसिक रूप से, सहनशीलता के लिए, क्रिया के लिए, व्यवहार के लिए और रुचि के विषय में, ये सब चीजों को थोड़ा सा आपको देखना है। इस पुस्तक में क्या है, हमने ये प्रयास किया है कि ये जो आनंद पूर्वक ये बच्चे सीख सकें, बड़ी रुचि के साथ और मस्ती के साथ वो बच्चे कर सकें, ये हमने प्रयास किया है। एक तो हो गया पाठ्यक्रम का पाठ, चलो किताबें तो अच्छी हो गई, आपने सीख लिया। दूसरी जगह होती है सिखाने की जगह, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए अभी एक उस दिन मैं बोल रहा था, तो पहले दिन था आप लोगों का, तो उसमें जो है उस दिन उन्होंने कहा कि जी हमारा तो बहुत पहाड़ में है, दूर सा स्कूल है, मान लो बहुत ठंड का मौसम है, अब वहाँ साधन नहीं है। तो ठंड की जगह पर साधन नहीं, तो बच्चों को एकदम हम उनको बहुत सारी क्रियाएं नहीं करा सकते हैं। यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो अरुचि पैदा हो जाएगी। तो हमको देखना है कि वातावरण की दृष्टि से, जैसे कभी बरसात का मौसम है, कभी बहुत ठंड का मौसम है, तो हमको उस तरह की क्रियाएं करवाना है कि हमको वातावरण को देखना है, ये जो मौसम और पर्यावरण के हिसाब से स्कूल में, उसके बाद में उन क्रियाओं को सिखाना है।
दूसरी चीज है जैसे कि जहाँ सिखाएंगे, जैसे छोटे छोटे स्कूल है, छोटे कमरे हैं या ग्राउंड छोटा है, तो जैसे नॉर्मल मौसम के अंदर आप बाहर ग्राउंड पे बैठा सकते हैं, या थोड़ा मौसम खराब है तो कमरे में बैठा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि वो सफोकेशन ना हो, वो अनकंफर्ट फील ना करे। ये छोटी छोटी बातें हैं, उसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकली क्रिया पे बहुत फर्क पड़ता है। योग का मतलब बोले गुरुजी एक कमरे में ठूस देंगे, बोले हम घिच पिच करके बैठेंगे, तो उसके दिमाग में असहजता आएगी। या योग मतलब गुरुजी ठंड में बाहर खड़ा कर देंगे तो उनकी रुचि नहीं बनेगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये क्रिया का उसके साथ संबंध है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें बच्चों को मनोविज्ञान को समझें। या आपको वैसे भी आप लोगों ने टीचर ट्रेनिंग में इस चीज को जब आपने सीखा होगा अवश्य रूप से, तो यहाँ जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा मनोविज्ञान को समझें। मैंने इसमें दे रखा है, इसमें 7 नंबर के पेज में है, तो उसमें थोड़ा सा मनोविज्ञान के संदर्भ में कि बच्चों को कैसे समझाएं, बच्चों के स्वभाव, संवेदनशीलता, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना, क्योंकि हर बच्चे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, ये बहुत कठिनाई होती है। एक बच्चे को थोड़ा डांट दो वो समझ जाता है, दूसरे को थोड़ा डांट दो वो और उद्दंड हो जाता है कि अच्छा मेरे को डांट दिया। तो आपको उसकी साइकोलॉजी को देखना है। जैसे मैंने देखा स्कूल की बात, स्कूल में तो आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे, घर में जो एक एक दो दो बच्चे होते हैं, लोग उनकी साइकोलॉजी नहीं जानते हैं। कई बार होता है जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास, ऑफिस में बैठे होते हैं, वो क्या करना शुरू कर देते हैं, आते ही जो है ना, वो कुछ छोटे बच्चे हैं उनको पता नहीं है, कुछ छेड़ना शुरू कर देंगे, कुछ सामान उठा लेंगे, तो उसकी मम्मी पापा साथ में होंगे तो उसको धमकाएंगे, क्यों उठाता है, उसको मत छेड़, उसको मत छू, तो बहुत डांटेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है, मैं कहता हूं कि नहीं, उसको ऐसा मत डांटिए। इतनी करने से ही आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को जिद्दी बना रहे हो, बच्चों को सुधार नहीं रहे हो आप, पर आपको लगता है कि हम इससे सुधार करा रहे हैं उसकी, वो गलत काम कर रहा था मैंने रोक दिया तो इसका सुधार हो जाएगा। ये हमारी भ्रांति और भ्रम है, हम उससे बच्चे को जिद्दी बना रहे हैं। तो आप कहेंगे जी फिर इसमें क्या करना चाहिए? इसमें 2 उपाय हैं, बिल्कुल सिंपल 2 उपाय हैं। इसमें एक, यदि बच्चा कुछ चीज उठा रहा है, तोड़फोड़ मचाने की वो उसकी मानसिकता है, उसको पता नहीं, कोई चीज देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको 2 तरह से समझाया जा सकता है। बोले बेटा एक तो आराम से देख लो, टूटे नहीं, ध्यान रखना, तो वो एकदम शांत हो जाएगा। पर उसको ये भी लगेगा कि जो मैं कर रहा था मेरे को मना नहीं किया, और ज्यादा उद्दंडता कर रहा हो, उससे काबू में नहीं आने लायक हो, तो उसको ये कह सकते हैं कि बेटा तुम ना देखो, इसको ऐसा करोगे ना, ये टूटेगा, टूटेगा तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तो देखो उससे बहुत हानि हो जाएगी। यानी कि उसकी हानि या उससे होने वाली जो प्रभाव है, निषेध मत करिए, अब प्रभाव की चर्चा करिए कि बेटा तुम ऐसा करोगे इससे ऐसा हो जाएगा। उसके दिमाग में आ जाए अच्छा ऐसा हो जाएगा, फिर नहीं करेगा। तो हमको इस तरह की आदत डलवानी चाहिए बच्चों में। तो हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग होती है, तो ये शिक्षक का दायित्व है कि आप प्रयास करिए कि कई लोग बहुत उद्दंड टाइप होते हैं, कुछ थोड़ा डरपोक टाइप होते हैं, कुछ बहुत सीधे से होते हैं, कुछ थोड़े तेज भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो हमको उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रीट करने का प्रयास करना चाहिए। और कड़े नियम, बच्चों को मैंने देखा कि प्रायः कड़े नियम से बच्चे कभी सुधरते नहीं हैं, या कड़े नियमों से हम उनको बांध करके नहीं रख सकते। मैंने देखा कि जिन बच्चों को बहुत कड़े नियमों पे रखा जाता है, बाद में हमने देखा कि वो बच्चे जो है ना, एक तरह से वो समाज से कभी भी जुड़ नहीं पाते हैं, एक भय, एक दबाव में जीते हैं। तो हमको नियमों को, मर्यादाओं को बिल्कुल टाइट रखना है, पर उन मर्यादाओं को पालन करवाने के लिए, जैसा मैंने बताया, उसके हेतु को समझा करके करवाना है हमको, उसके कारण को समझाने से वो चीजें हो सकती हैं। तो दूसरी बात, जैसे अब योग के संदर्भ में है, तो योग के संदर्भ में इतना जरूर है कि जैसे मान लीजिए कुछ जवान हैं आप लोग में से, कुछ थोड़े एजेड भी हैं, पर इतने तो आसन कर लेना, जैसे अभी उठने की बारी हो उठ सके, हम बैठने का हो तो बैठ सकें। तो थोड़ा बहुत आप लोग योगासन जो बच्चों को करा रहे हो, करने लायक बन के जाना, नहीं तो बच्चे फिर आपके ऊपर ही हंसेंगे, बोले गुरुजी से तो होता नहीं, सर तो करते नहीं, हमको कह देते पर करो। तो उपहास का पात्र फिर आप फिर उसको धमकाओगे, हंसता है, तो गुरुजी को तो करना पड़ेगा ना। तो हमको एक तो ये चीज है, एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्फूर्ति होनी चाहिए। आयु ठीक है, आयु तो जितनी है उतनी रहेगी,
पर हम थोड़ा सा अपना रूटीन में अभ्यास करते हैं तो शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो हमारे शरीर का जो एक लचीलापन है, वो बढ़ सकता है, बना सकते हैं। तो इतनी सी बात है जो हमको समझने की जरूरत है। हमको जब बच्चों को जब सिखाते हैं योग वगैरह, ऐसा आप सिखाओगे जाकर के, हमको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया, एक तो उन बच्चों की साइकोलॉजी का हमको ध्यान रखना है। साइकोलॉजी के हिसाब से हमको देखना है कि बच्चा जब हम कुछ बता रहे हैं तो वो आपकी बातों पर उसकी, एक तो होता है कि हमने कहा बेटा कर, तो वो डर के मारे तो करेगा, पर मन से क्या सोच रहा वो इच्छा से कर रहा है या प्रेशर से कर रहा है। तो हमको प्रेशर से नहीं करवाना है, हमको उसको इच्छा पे पहुंचाना है कि बेटा ऐसा करते हैं ना तो जवान हो जाओगे ना, तो तुम्हारी हाइट बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे। तो बच्चों की रुचि जागृत हो जाएगी। हमको हेतु देना है, हमको कारण देना है। हमको नहीं करना, नहीं कर, क्यों नहीं करता, कर, ऐसा कर, ऐसा खड़ा हो जा, नहीं, हमको ये नहीं करना है कतई भी। हमको ये करना है बेटा इसको करना क्यों जरूरी है, इसको समझो। आप ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको करोगे उसका लाभ तुम्हारे जीवन के लिए है, तुम्हारे भविष्य के लिए है, इससे तुम बहुत अच्छे बनोगे। तो वो जो भी हेतु है, जो भी उसके लिए कारण है, जो भी बातें हैं, हम उनको समझाएं और उसमें बारीकी से जो नोट करने की चीज है, उसकी क्रियाशीलता कैसी है, वो रुचि कैसे ले रहा है, और वो क्रम वगैरह जैसा हम बता रहे हैं, तो जैसे खड़े होने के लिए कहा, जैसे पोस्चर्स के लिए कहा, तो वो किस तरह से कर रहा है, इन चीजों को हम बारीकी से करें। क्योंकि कई बार होता है, आपने देखा होगा, कुछ बच्चे तो एक बार में ही चीजों को समझ लेते हैं। कई बच्चों को कई बार हमको बताना पड़ता है, बेटा नहीं ऐसा करो। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक बार सिखा दिया उनको याद हो जाता है, तो बाद में वो ऐसे करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि आज करा दिया, कर भी लिया, कल फिर दोबारा सिखाना पड़ता है आपको। तो उनके आप ग्रुप भी, समूह भी बना सकते हैं। अपनी कक्षा में जितने बच्चे आपके पास हैं, उनमें से जो ज्यादा ग्रहणशील वाले हैं, मध्यम वाले हैं, कम वाले हैं, थोड़ा एक समूह भी बना सकते हैं, 2-3, उस तरह से आप उसको सिखा सकते हैं। उसमें इतनी देर रखें कि जैसे ये भी देखें कक्षा में, हमको कोई जरूरी नहीं है कि ये भी मैं आपको बता दूं, स्कूल में आप उस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, जहां जहां भी स्कूल में है, जैसा आपका पीरियड है कि इतने टाइम का एक पीरियड होता है, तो उसमें आप रुचि के अनुसार उसको ऐसा भी एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा समय को वो अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि वो घंटी पूरा करने वाला काम नहीं करना है, उसमें सारी परिस्थितियों को देख करके फिर उसको उतना ही हमको ये कराना है। और दूसरा, हमने सैद्धांतिक शिक्षण के लिए योग का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है हर चीज का। एक होता है उसकी थ्योरी, एक होता है उसका प्रैक्टिकल। जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको भी हमने इस रूप में समझाने का प्रयास किया है कि वो सैद्धांतिक दोष ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई आसन करना है, उसकी सैद्धांतिक रूप से उस आसन की जो विधि है, वो विधि को सही सही ढंग से बताया जाए। तो वो हमने पूरा प्रयास किया, वो बहुत सरल है, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसको जो है, बहुत चित्रात्मक पाठ इसके अंदर है, उसको आप एक बार देख लोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जैसा आपने देख लिया आपको समझ में आ गया। हालांकि कुछ आसन के पोस्चर्स इसमें भी हैं, ये जो पुस्तक इसमें भी है। बच्चों की जो सिलेबस वाली जो किताब आपको दे दी जाएगी तो उसमें सारी चीजें देखेंगे, तो बहुत सुगमता के साथ में आप सीख सकते हैं। तो अब इसमें हमने एक काम और भी किया है, सिर्फ योग का पाठ्यक्रम नहीं है जो किताब आपके हाथ में आने वाली है, हमने उसमें 2-3 चीजें और भी किया है। वो ये है कि एक तो हमने मोरल वैल्यूज को, कि समाज में जो, क्योंकि पहले नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता था, मुझे नहीं पता कि अभी सिक्किम में है कि नहीं नैतिक शिक्षा, बाकी सब जगह लगभग लगभग हटा दिया। तो वो मोरल वैल्यूज को भी हमने थोड़ा उसके अंदर डाला हुआ है कि जैसे बच्चा, तुमको नाखून काटना है, नहाना है, तुमको ठीक से कपड़े पहनना है, तुमको घर में अभिवादन करना है, इस तरह से उस चीज को हमने बड़ी सुगमता के साथ में उन चीजों को बताने का प्रयास किया है। दूसरी चीज, हम लोगों ने प्रेरक कहानियां भी छोटी छोटी, कि हमको कैसा काम करना चाहिए, क्या करने से क्या होता है, उन किताबों में बहुत छोटी छोटी चीजें वो विषय वस्तु को समझाने के लिए हमने उनको बताया है। तो ये आपको जरूरी है कि उन विषय वस्तु को बता करके उसके पीछे का जो हेतु है उसकी आप अच्छी तरह से व्याख्या करें, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं कि कोर्स के अंदर, किताब के अंदर ही वो चीजें हों। तो व्यवहारिक दृष्टि से आप जिन चीजों को बताना चाहते हैं, आपके पास एक आधार है, क्योंकि आप उस विषय के लिए अभी कक्षा ले रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई बाकी चीजों को भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये सिखाने के लिए हो गया। बाकी जो है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा सिखाते समय हम भी पोस्चर्स करें या दिखाएं करें। कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने कहा भी था कि जगह कम है, खाना खा करके आते हैं बच्चे,
ये एक प्रॉब्लम होती है स्कूल में। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम, क्योंकि बहुत कठिन आसन नहीं है, हम उसमें एक बच्चे को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, 2 बच्चों से करवाया, बाकी को कहा बेटा जो कर सकते हो उनको करवाइए, बाकी कहो कि इसको अभ्यास करना है। तो इसमें मैंने देखा है कि बच्चे खुशी खुशी से करते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा कि मैंने कई बच्चों को ये किताबें दी हैं, वो अपने सीख करके घर वालों को भी करा देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इतनी उनकी रुचि आती है। और ये किताब आप दे देंगे जब पहुंचेगा बच्चों के हाथ में, बाकी किताबें पढ़े ना पढ़े, 5-7 दिन में सारी किताबें पढ़ करके आपको सुना देंगे। ये मैंने देखा है। तो हमको इस बात के लिए खुशी है, क्योंकि सबसे कठिन क्या था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि योग को पाठ्यक्रम में लगाने का प्रयास पहले नहीं किया गया, ये भी आपको दे देंगे। इसमें मैंने योग शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, ये जो पुस्तक है, इसमें मैंने ये दे रखा है कि योग शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए एनसीईआरटी ने किस तरह के इन्होंने प्रयास किए थे अलग अलग जगह पर। बहुत सारा प्रयास हुआ था और एनसीईआरटी को जो है ना निर्देश कर दिया गया था कि इसको योग को कंपलसरी लागू किया जाए। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा कारण आया कि जो पठनीय सामग्री है, योग को जिस तरह से उसको हमको एक बच्चों के हिसाब से एक उचित पाठन जो सामग्री होना चाहिए, उसकी जो सिलेबस या कोर्स तैयार होना चाहिए, वो नहीं हो पाया था। योग लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई उसकी थी। तो हमने क्या किया कि उस कठिनाई को दूर किया। हमको काफ़ी टाइम लगा ये सब बच्चों के विषय में, बच्चों की साइकोलॉजी के विषय में पहले मुझको पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा। हमने एक टीम बनाई, उस टीम के साथ एक उसमें एनसीईआरटी से जुड़े हुए थे, 1-2 लोग एससीईआरटी से जुड़े हुए थे, 2-4 योग संस्थान से जुड़े हुए लोग थे। सबको मिला करके फिर हमने उस कार्य को किया। ये एक वो जो पाठ्यक्रम की जो एक क्वालिटी की जो अभाव था, उसकी पूर्ति ये पतंजलि योगपीठ ने किया। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे, क्योंकि हम लोग आस्था पे एक बार कभी आपने देखा होगा, इसको हमने ये किताब ही नहीं बनाई है, हमने इसको ई लर्निंग भी बनाया है कि जैसे इंटरनेशनली ई लर्निंग का काफी आज वो है। और दूसरा हम लोगों ने उसका एपिसोड टाइप भी बनाया है टीवी में, तो कार्टून के हिसाब से बच्चों को बड़ा समझ में आता है, तो वो भी दे देंगे। तो स्कूल में भी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कमी होती है, फिर भी कभी सामूहिक रूप से सीडी दिखाने का कार्य भी, या जैसे वो सब चीजें भी की जा सकती हैं। तो हमने उसी स्टैंडर्ड का इसको बनाया है। तो एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये जो पुस्तक दी है आपको मैंने, इसके अंदर हमने ये प्रयास किया है कि पूरी 12वीं तक के हिसाब से है इसमें, तो पर आपको अपनी कक्षा के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आपको इसमें कराना है। और बैठ करके आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। और इसमें हमको जो सिखाना है कि आसन वगैरह के भी इसमें आप देखेंगे, योगाभ्यास सूची और आवश्यक निर्देशन। तो इसमें आसनों के प्रकार कैसे होते हैं, एक तो ध्यानात्मक होता है कि बैठ करके करने वाले होते हैं, कुछ विश्रामात्मक होते हैं, विश्राम में मतलब लेट लिया अपने आराम से विश्राम की स्थिति में है, कुछ खड़े वाले आसन होते हैं, कुछ जो है हमारे साइड में झुक करके करने वाले आसन होते हैं। तो ये अलग अलग आसनों की स्थितियां होती हैं। संवर्धनात्मक आसन, जैसे जो शरीर को ज्यादा, जिसमें हमको ताकत लगानी पड़ती है, ऐसा आसन भी होते हैं। तो इसमें हमको धीरे धीरे उन आसनों को समझ करके उनका समूह बना करके उसको हमको हमारे नॉलेज में होना चाहिए। बच्चों को तो जितना कोर्स में है उतना करा सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। और इसमें आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी, क्योंकि शिक्षक के हिसाब से हमको ये समझने की जरूरत है कि हमको ये योगासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, योग का मतलब क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने बहुत सरल शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया है कि बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी ये योगासन क्या होते हैं, तो फिर आप क्या बोलोगे। तो वो उसका शास्त्र के हिसाब से, आप योग दर्शन के हिसाब से एक योगी की तरह से आप उत्तर दे सको। जो जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर के रूप में क्या होना चाहिए, हमने इसको बहुत बखूबी, बहुत सुंदर ढंग से दिया हुआ है। इसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत सरलता से पढ़ने में आपको याद हो जाएगा। दूसरा, जैसे हमने कहा कि जो योगाभ्यास का अभ्यास के लिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हमको वो करवाना है कि खेल खेल में ही, सहजता से ही सारे हम आसन बच्चों को सिखा सकें। नॉलेज की दृष्टि से योगासन का प्रभाव मोटे मोटे तौर पर कई बार क्या होता है कि आसनों के लाभ क्या है, इसके लिए हमको एक एक आसन का बहुत सारा लाभ, नॉलेज जितना बन जाए उतना अच्छा है। यदि उतना हम नॉलेज नहीं गेन कर सकते हैं तो सामान्य रूप से खड़े होकर के किए जाने वाले आसन से क्या लाभ हो जाता है, सूर्य नमस्कार से क्या होता है, बैठने वालों से क्या लाभ होता है, शरीर को मोड़ने से क्या होता है, वो हमने कुछ पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 47 पेज के अंदर वो दिया हुआ है, वो आप आराम से देख सकते हैं।
प्राणायाम, प्राणायाम को भी हमने बच्चों को बहुत सुगमता के साथ में बहुत ही प्राइमरी लेवल से हमने शुरू किया है कि किस तरह से बच्चों को हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है, प्राणायाम को कैसे करना है, तो बच्चों के हिसाब से हमने बहुत सामान्य रूप से वो सिखाया हुआ है। उन चीज़ों को आप सिखा सकते हैं। बाद में क्या कर सकते हैं, जैसे वो तो स्टेट लेवल पर भी हो जाएगा आयोजन। छोटे बच्चों के लिए आप जैसे कम से कम चौथी पांचवी बच्चों के लिए तो हम लोग आयोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल स्तर पर बच्चों को कह दें, कुछ नहीं तो छोटा सा कोई उसको कोई गिफ्ट दे दें कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा आसन किया, शाबाश, उसको थोड़ा उत्साह मिलेगा। या हम अंतर विद्यालय भी कुछ एरिया के विद्यालयों को ले लें, या फिर आप स्टेट लेवल पर, तो इस तरह के भी बच्चों के लिए आयोजन भी योग को प्रोत्साहित करने के जितने भी उपाय हैं जिससे कि बच्चों की रुचि बढ़े और उनको अच्छा लगे, तो ये हम उसको कर सकते हैं। और दूसरा मैंने इसमें ये किया हुआ है, आप देखना इसके अंदर में ये पेज में है 69 में कि हम प्रतियोगिता किस टाइप का कर सकते हैं, किस तरह से हमको करना चाहिए, वो भी मैंने इसके अंदर दिया हुआ है कि आसन कैसे हो, प्राणायाम, मुद्रा बंद, सामान्य रूप से इसमें दे रखा है। तो अब इसमें ये जो लास्ट में आप देखेंगे 71 से लेकर के 96 तक, ये आप लोगों के लिए जरूरी है। योग सामान्य परिचय और योग के मुख्य प्रमुख क्या क्या होते हैं, कौन कौन से योग माने गए हैं, और फिर योग की संक्षिप्त पृष्ठभूमि कि योग शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे ये योग शुरू हुआ, योग का प्रवाह कैसे चला, आधुनिक समय में किस किस ने योग के विषय में बात करी, किस किस तरह के योग की बात करी, योग में जो प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं, योग के जो शब्द हैं उसमें योग का शब्द का क्या अर्थ है, योग का जो संप्रदाय है, योग का संप्रदाय मतलब कि योग की बड़े बड़ी शाखाएं रही, अलग अलग शाखाओं से योग बढ़ा, वो कौन कौन से में बढ़ा, ये आप सामान्य रूप से योग दर्शन जो है मुख्य ग्रंथ है योग के लिए, उसमें जो हमारे 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, उनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, उनके जो मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं, 5-7 सूत्र हैं, उनके जो अर्थ हैं वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो आप इसको इतना भी समझ लेंगे तो आपको ये सुविधा रहेगी कि चीज़ों को समझने में, सीखने में, क्योंकि जितनी चीज़ आप सीख रहे हैं उसको पढ़ाने के हिसाब से हमको कैसे करना है। सामान्य जो निर्देशन था वो पूरा हो गया। योग के संदर्भ में इतना ही निर्देशन आपको समझना और जानना जरूरी है। अब हम एक थोड़ी देर के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं जिससे कि बात और स्पष्ट हो जाए। उसके बाद में किताबों के हिसाब से फिर एक बार में या 2 बार में मैं आपको मुख्य मुख्य चीज समझा दूंगा। नानीको नोज ब्लिडिङ भयो भने शीर्षासन गर्नुहुन्छ ना? देखो, एक तो ना इसमें क्या करनी बनी, ये ध्यान रखना, कोने पने आसन, एक तो जैसे मान लो भने कि एक तो जबरदस्ती ना करने कोई पने। जैसे मान लो इसमें जो बच्चों के जो कोर्स हैं उसके अंदर शुरू में शीर्षासन वगैरह नहीं दिया हुआ है, परंतु आप जैसे क्या होता है कि बच्चों की जो रुचि होती है ना, जैसे शुरू में तो बड़ी रुचि रहेगी, बाद में फिर आप एक ही तरह की चीज सिखाएंगे तो बच्चों के क्या होता है कि जो उनकी जो दिमाग है ना तेज तेज चलता है, तो उसके बच्चे के हिसाब से थोड़ी सी वेराइटीज, विविधता होनी चाहिए उसके अंदर, थोड़ा अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि जो बच्चों को जैसे नाक से ब्लीडिंग होती हो, जिनके आंखों में चश्मे चढ़ा हुआ है, या जिनको सर में कोई परेशानी है, जिनको बहुत ज्यादा नजला जुकाम है, उनको शीर्षासन नहीं कराना, उनको थोड़ा सर्वांगासन है, उत्तान पादासन है, ये आप करा सकते हैं। तो योग में विविधता के लिए कभी कभी कुछ कुछ कठिन आसनों का अभ्यास भी आप करा सकते हैं। योग ओम, बच्चों को योग की बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बताना चाहिए ना गुरुजी। अब छोटे, अब उनको योग की परिभाषा में हम ये बता सकते हैं क्या उनका शारीरिक मानसिक विकास के लिए करना नहीं, ये परिभाषा आपके लिए है, यानी कि शिक्षक के लिए है। योग की परिभाषा, योग शब्द का अर्थ, वो कभी बच्चा कभी मान लो पूछ लिया, और कोई भी पूछ ले, अब आप तो गुरुजी बन के जा रहे हो योग के, पहले से ही गुरुजी हो, पर लोग भी तो पूछ सकते हैं आपसे, तो आप क्या उत्तर दोगे? कभी हम तो बच्चे वाला योग सीख करके आए थे, योग की परिभाषा हमको नहीं आती है, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं हम। ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप योग की बात करेंगे तो देखो ऐसा तो नहीं कि जितना बच्चों को सिखाना है उतना ही हमको सीख करके जाना है। हमको 2 चीज करनी है, जितना बच्चों को सिखाना है वो तो सीखना ही है, पर जो योग का जो बेसिक कोर्स क्या है वो बड़ों को भी सिखा सकें, बड़े बच्चों को सिखा सकें। इवन आप यहां से जाकर के योग की कक्षा भी लगा सकते हो, इतने आप सीख जाओ, इसके लिए उन परिभाषाओं को जानना जरूरी है। आचार्यजी, हाम्रो स्कुलमा 1-2 जना नानीहरू यस्तो खालको छ कि अहिले सिकायो, अहिले भने बिर्सिहाल्छ, अनि गर्दैछ कि छैन, छेउमा मान्छे गयो भने चाहिँ आत्तिहाल्छ, डराइहाल्छ, त्यो मानसिक उसको चेतना चाहिँ एकछिनमा हराउने खालको नानीहरू छ।
त्यस्तो खालको नानीहरूलाई चाहिँ हामी कस्तो खालको प्राणायाम योगा गराएर चाहिँ सिकाउन उसमें सकिन्छ? क्या बने, योग को प्रति पहले हामीले इसमें दुई पक्ष आयो, इसको ध्यान से तो सुन। एक तो ये होगा कि हामीले जो कोर्स को हिसाबले सिकाउने, एक तो ये भयो अर्को कसैको कोही बिमारी छ भने त उसको ठिक गर्नको लागि योग गराउने। ये दुईटा पक्ष अलग अलग हो, इसको सम्झनु। जस्तो मान लो कोही बच्चाहरूको कोही फिजिकली बहुत प्रॉब्लम छ, तो तिनीहरूको जुन फिजिकली प्रॉब्लम ठीक गर्नको लागि जो योग गराउने हो तो एक अलग क्रिया भयो। तो त्यसमा पनि हुन सक्छ, तो हमले रूटीनमा जैसे हम जो डेली रूटीन में कराएंगे वो भी क्रियाएं हो सकती हैं, परंतु स्पेशल भी करना पड़ सकता है जो कोर्स में नहीं है। तो यदि इस तरह के बच्चे हैं, इसमें आपका बौद्धिक स्तर ठीक होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि आप टीचर बन के जाएंगे फिर, तो उसमें फिर आपको जैसे जो मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको भ्रामरी ज्यादा प्राणायाम कराएं, आप उद्गीत ज्यादा कराएं, ओंकार का नाद करवाएं। तो इन क्रियाओं को अब ज्यादा कराने से उसको मानसिक रूप से ताकत मिलेगी। आचार्य जी प्रणाम। प्राय हमारे स्कूल में या तो सीमेंटेड फ्लोर है या तो पुराने स्कूल में काठ का फ्लोर है। क्या हम बच्चों को डायरेक्ट उस पर बैठा के करा सकते हैं, या जो हमें प्राप्त हुआ है ये गद्दा, ऐसा होना जरूरी है? कितना आवश्यक है? देखिए, ठंड है और बहुत हार्ड चीज है तो उसके ऊपर कुछ तो बिछना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ बिछानी चाहिए। और कुछ ना हो तो कोई कपड़ा ही हो, चाहे एक बिछा लेने से। बैठ के करने वाले आसन तो कर सकते हैं कहीं भी बैठ करके, खड़े वाले भी सारी क्रिया कर सकते हैं, पर जो लेटने वाले आसन है या जहां हमको सर वगैरह जो हमारे नीचे टिकाने का आसन है, तो वो हार्ड में नहीं करना चाहिए। आचार्य जी को प्रणाम। हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो वो 9 इयर्स का हो गया है, अभी भी वो तो बिस्तर में पेशाब करता है। उसका कौन सा प्राणायाम और कौन सा योगा सिखाना पड़ता है? रात को बिस्तर पर पेशाब करने वाली जो समस्या है वो बहुत बच्चों में रहती है। तो उनको एक तो जैसे जो भी आप योगासन प्राणायाम थोड़ा सिखाएंगे, हर क्रिया से उसमें फर्क पड़ जाता है। दूसरी चीज उसमें क्या होता है कि आप ये देखिए कि जो बच्चे थोड़ा दहशत में रहते हैं, भय में रहते हैं, या ज्यादा जिसको डांटा जाता है या ज्यादा धमकाया जाता है, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत संबंध है उसका, कि आप ये प्रयास करिए कि वो किसी तरह से किसी कारण से वो अपने आप को एक तनाव में महसूस तो नहीं कर रहा बच्चा। आप पूछिए प्यार से, पुचकार से प्रयास करिए कि आप बिल्कुल उस बच्चे के उसमें जाने का प्रयास करें, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तीसरा ये जो है, ये जो उंगली है, वैसे भी तो जब बाथरूम जाते तो ये नहीं करते, तो ये जो उंगली है एक्यूप्रेशर के हिसाब से यदि इसको आप डेली दबा लें, उनको माँ बाप को बोल दें 40-50 बार सुबह, 40-50 बार शाम को, ये और ये सेंटर पॉइंट, इसके एक्यूप्रेशर को करने से भी हो जाता है। तीसरा उसमें लाभ करता है जो काला तिल होता है, काले तिल को गुड़ में लड्डू बना करके खिलाने से भी जो बहुमूत्रता या रात को बच्चे जो बिस्तर में पेशाब करते हैं वो नहीं करेंगे। ओम आचार्य जी, ये पूछना था कि जो बच्चियां क्लास 5 के स्टैंडर्ड में होती है उनको भी छोटी उम्र से पीरियड्स होती है, तो हमें उनको कौन कौन से आसन नहीं कराना चाहिए? प्राणायाम के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन आसन उनको कौन सी नहीं? आसन में बहन जिनको पीरियड्स हो बच्चों को, उस समय पर किसी को भी, जैसे माताओं बहनों का आप लोगों को भी, जो कठिन आसन है कोई भी नहीं करना चाहिए, कठिन व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। जो सरल आसन है, सरल जैसे लूजिंग एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है, जिसमें आपके नाभि और पेड़ू भाग पर ज्यादा जोर ना पड़ता हो, इस तरह की क्रिया आप कर सकते हैं। पर जिसमें ज्यादा पेड़ू भाग पर जोर पड़ता हो उन क्रियाओं को न करें। और आचार्य जी, और एक पूछना था, जैसे यहाँ पे ग्रुप बनाए हैं 5 to 6 इयर्स, तो हमारे जो प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो बिलो 5 इयर्स के भी होते हैं, तो उनको भी हम उनको भी सेम करा सकते हैं। इसमें जो मैंने नॉर्मली जनरली लिखने के लिए करा है, जितना भी छोटा बच्चा से लेकर के 5-6 साल तक का बच्चा है जो भी कर सकता है उनको कराया जा सकता है। जो हमारी जो पहली पुस्तक है खेल में जो योग है वो किसी को भी करा सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम। सबैले प्रश्न गर्छन् होला भनेर मैले सोचेको थिएँ, अहिलेसम्म गरेनन्। मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको छ। जी, कक्षामा कोही कोही बेला नानीहरू अचानक टेढामेढा हेर्छन्, कोही त जन्मै टेढामेढा पनि हुन्छन्, कोही टेढा हेर्ने अथवा कसैका मुख बाङ्गिएको अथवा त्यति बेलै उनीहरूले मुख बङ्ग्याउने त्यस्तो खालको एउटा नानीहरूमा एउटा आचरण पनि हुने गर्दछ। यस्ता टेढामेढा हेर्न र मुख बङ्ग्याउने नानीहरूलाई कुनै योगद्वारा सही उसमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न। निश्चित रूप से तो लाभ हो जाएगा। आप उनको जैसे सामान्य जो क्रियाएं हैं योगासन प्राणायाम की, जितना आपने सीखा शुरू की, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी जो 8 प्राणायाम बताते हैं, योग की क्रियाएं बताते हैं, उनसे फिजिकली भी और मेंटली भी
साइकोलॉजी, साइकोसोमेटिकली। साइकोसोमेटिक डिजीज वो चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि आदमी बिहेवियरल त्रुटियां आहार में, व्यवहार में, कई बार और कई चीज़ों में जो गलतियां करते हैं, उस चीज़ में भी इससे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए उनको भी धीरे धीरे योग कराएंगे तो उन चीज़ों में काफ़ी सुधार हो जाएगा। ओम आचार्य जी, हमारे यहाँ का माहौल तो हम लोग सुबह 5 बजे से शुरुआत करते हैं ये योग साधना वगैरह, और जब स्कूल में जाएंगे तो ऐसा नहीं माहौल नहीं होता है। सुबह 9 बजे बच्चों के साथ हम लोग होते हैं, उस टाइम तो खाना खाए हुए होते हैं। टिफिन के टाइम किस टाइम में योगा करवाने से अच्छा रहेगा? आपने शायद जब मैं बोल रहा था आपने ध्यान से नहीं सुना, मैंने बात यहीं से ही शुरू की थी। मैंने यहीं से बात शुरू की थी कि स्कूल में बच्चे खाना खा करके आते हैं, स्कूल में जगह कम होती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उस तरह की स्थिति में आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं, और करने के लिए घर में बच्चे आप लोग हर रोज किया करो। मान लीजिए कोर्स में आपको हो सकता है कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन यदि क्लासेस लगे भी, घर के लिए आप हर रोज के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं उनको। प्रणाम गुरुजी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से बोल नहीं सकते, उसका स्पीच प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ प्राणायाम और आसन बता दीजिए। हाँ, देखिए जो बच्चे नहीं बोल सकते हैं उसमें जो सुन नहीं सकते हैं इसलिए बोल नहीं सकते हैं, उनकी तो थोड़ा कठिन चिकित्सा होती है, क्योंकि वो सुन ना पाने की वजह से बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा प्रायः जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। वो उनके कोई बोलने के तंत्र में खराबी नहीं है, वो सुनने की वजह से गड़बड़ है। पर कुछ ऐसे कि जो हकलाते हैं तो उतलाते हैं, यानी सुनते पूरे हैं पर वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तो उनमें जैसे प्राणायाम यदि आप रेगुलर कराते हैं, जैसे उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसे बच्चों के लिए खट्टी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे जिनको टॉन्सिल्स वगैरह भी बड़े होते हैं, कई बार गले में उनको रहता है, सर्दी जुकाम रहता है। उस स्थिति में जो त्रिकुटा होता है आयुर्वेद में, जिसको पिपली होती है, एक पिप्पल भी बोलते हैं, जो मिर्च जैसे लंबी लंबी काली होती है, सौंठ और काली मिर्च, ये 3 चीज़ों को त्रिकुटा बोला जाता है। तो इनको बराबर मात्रा में पाउडर करें, आधा ग्राम या छोटा बच्चा है तो 1/4 ग्राम वो, और बहेड़ा, जो हरड़ बहेड़ा आंवला होता है, बहेड़े का पंसारी का मिल जाएगा, सूखा पाउडर आधा ग्राम लगभग, वो दोनों को मिला करके शहद में चटा देंगे। तो जो स्वर यंत्र की गड़बड़ी है, या जिनको टॉन्सिल्स वगैरह बड़े होते हैं, या जिन नजला जुकाम सर्दी रहता है, उसमें लाभ हो जाता है, वो निरापद है, वो किसी को भी दे सकते हैं। धन्यवाद आचार्य प्रणाम। हम सिक्किम से कोने कोने से आए हुए हैं। यहाँ से जब हम ट्रेनिंग खत्म करके जाएंगे तो हम एक दूसरे में जोड़ नहीं पाएंगे। अभी तो इंफॉर्मेशन का ज़माना है, कोई एक ऐसा पेज क्रिएट कर दीजिए जहाँ पर हम लाइक करके हमारा जितना भी प्रॉब्लम आएगा वह प्रॉब्लम धीरे धीरे आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर देंगे हम। तो उसमें से हम सबको आसान होगा, जुड़े रहेंगे, जो भी हमारा प्रोग्रेस होगा वह प्रोग्रेस भी हम उसी पेज में अपलोड करते रहेंगे तो सबको प्रेरणा मिल रही, उसकी व्यवस्था कर देंगे। आपने अच्छी बात की। और आप लोग जैसे हमारे श्रद्धेय स्वामी जी का पेज है, फेसबुक है, हमारा है, इन सब से भी जुड़ के रहना, क्योंकि उसमें भी हम लोग योग आयुर्वेद के विषय में डालते रहते हैं। पर आप लोगों का जो आपस के लिए भी एक काम आप लोग कर सकते हैं, सारे टीचर्स भी एक दूसरे का नंबर लेकर के जुड़िए, तो उससे क्या कि एक संबंध और संपर्क बना रहेगा। अब तो सारे रिश्तेदार हो गए एक दूसरे, पहले तो नहीं मिले थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे आप लोग, अब तो जान गए। और ये भी तो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी का इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए आप लोगों को। इस व्यक्ति ने प्रयास करा तो आप लोग आपस में सब परिचित हो गए, सारे स्कूल के टीचर्स एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो अभी अच्छी अच्छी योजनाओं के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे बच्चों को प्रतियोगिताएं आयोजित करनी है, सामूहिक कार्यक्रम आप लोगों को करना है, तो ये कई तरह की योजनाओं को आप बना सकते हैं। बड़े बच्चों का भी कर सकते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो ये एक आपकी रुचि में। दूसरी बात क्या है कि जो हमारे जैसे सिक्किम में जो पतंजलि योग समिति है, जो हमारे यहाँ काम कर रहा है, वहाँ पर उस संगठन के साथ जुड़ करके भी सभी लोग जुड़ जाएं, तो एक तरह से आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप ही काम कर रहे हैं, तो संगठनात्मक रूप से भी जुड़िए। तो उससे क्या रहेगा कि आपको बाकी कार्यों में भी कहीं भी जैसे आपकी रुचि हो, जिन जिन लोगों की भी रुचि है, क्योंकि कई तो थोड़े आलसी प्रमादी हैं आप लोगों में से, मैंने देख लिया, कुछ बहुत एक्टिव भी हैं। एक तो जो ये जो सिलेबस है, इसको मैंने वर्ल्ड लेवल का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है।
और जहां ओम का उच्चारण में मैंने हालांकि एक जगह डाल भी दिया है, ओम की जगह तुमको आमीन करना तो भी कर लेना। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, योग वस्तुतः कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, ये आप इसको समझिए। जो आज दुनिया में सबसे बड़ा जो रिसर्च का जिसने काम किया है, डॉक्टर शैल्या टेलिस, नेट पे भी आप सर्च करोगे गूगल पे तो उसके करीबन 150 रिसर्च पेपर पब्लिश है इंटरनेशनली। वो क्रिश्चियन है, वो हमारे लिए काम करती है, वो अपने संडे को चर्च में जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आप आइए ओम शब्द के ऊपर। ओम के लिए बाकी चीज कुछ भी नहीं, यहां पर मैंने यहां तक भी किया है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको अच्छा लगेगा। जैसे ये जितने भी प्रार्थना भी हैं इसमें, ठीक है, प्रार्थना भी मैंने कैसे बनाए हैं आपको अच्छा लगेगा सुन करके। अब इस प्रार्थना को मैं एक प्रार्थना को वैसे पढ़ के सुनाता हूं। जैसे अब ये मुसलमान के ढंग से भी सोच लेना, क्रिश्चियन के ढंग से भी सोच लेना, हिंदू के ढंग से भी सोच लेना। अब अर्थ लगाना, देखो। सूरज चंदा तारे सारे लगते हमको प्यारे प्यारे, झरने नदियां नील समंदर, बादल छूते पर्वत सुंदर, उड़ते पंछी नील गगन पर, रंग बिरंगे फूल धरा पर, तेरी रचना कितनी सुंदर है ईश्वर तुम सबके अंदर। किसी किसी का धर्म कहीं बाधित हुआ, सब अपने ढंग से कर लो ना, जिसका जिसका ध्यान आ जाए, कोई गणेश जी को याद कर लो, कोई यीशु मसीह को याद कर लो, किसी को और किसी को याद कर लो। तो मैंने सार्वभौमिकता पूरी रखी हुई है इसके अंदर। अब इसमें दूसरी चीज एक समस्या बहुत बड़ी आती है, वो बता भी दूं, क्योंकि वो आप लोगों के साथ तो मेरे को लगता है वो बड़ी भी प्रॉब्लम है, वो बता भी देता हूँ, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं। पहाड़ों पे क्योंकि ज्यादातर मांसाहार बहुत करते हैं, आप लोग भी ज्यादातर थोड़े बहुत होंगे शाकाहारी। अब योग की दृष्टि से तो मांसाहार या शराब, क्योंकि बोतल भी बड़े पीने वाले लोग हैं उधर, पर कम से कम आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा ही है, भाई लोग ज्यादा मेहरबान होते हैं उस चीज के लिए। तो हाँ, बहनें भी कहीं कहीं पी लेती हैं, वो अलग बात है। तो हाँ, तो वो नहीं पिए तो अच्छा है। तो फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे बहन ने कहा ना कि धर्म वाली बात। दूसरी बात आती है कि जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है तो वहाँ कैलोरी की बात होती है, हम बच्चों की कैलोरी डाइट की बात करते हैं। वहाँ पर एजुकेशन में आप भक्ष्य अभक्ष्य वाली बात नहीं कर सकते हैं। कोई अंडा खाएगा, कोई मांस खाएगा, कोई दाल से उस प्रोटीन को पाएगा, कुछ सब्जी से पाएगा, चाहे कुछ फल से पाएगा, कहीं से भी पाएगा। तो फिर हम योग में क्या करें, हम कहें कि अंडा खा, मांस खा, फिर योग कर, प्राणायाम कर, वो बात जचती नहीं है। तो हमने उसमें क्या किया है मैं आपको बताता हूँ, बहुत सरल है। आहार के गुण, ये पांचवी की पुस्तक में है। इस चैप्टर को लिखने में मुझको 2-3 महीने लगे, और है कितना, 2 पन्ने। आप कहेंगे कि इतने महीने क्यों लगे, क्योंकि मेरे को मांसाहार का समर्थन तो करना नहीं है, और शाकाहार करो ये भी नहीं कहना है, तो मैं करूं क्या, ये बहुत बड़ी समस्या थी। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। हमने ये कहा, मैं पढ़ ही देता हूं चैप्टर को। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार का विशेष महत्व है। आहार हमारे तन और मन का निर्माण करता है, अतः संतुलित भोजन लेना आवश्यक है। ठीक, ये हो गया। प्रायः लोग अच्छे भोजन का अर्थ तले भुने और चटपटे भोजन से करते हैं, जबकि अच्छे भोजन से तात्पर्य पौष्टिक और सात्विक भोजन से है। योग की दृष्टि से खाद्य पदार्थों के गुणों के आधार पर समस्त आहार को 3 भागों में बांट सकते हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। अब हमने बांटा सात्विक आहार। सात्विक आहार में क्या आता है, फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दालें, दूध एवं दूध से बने पदार्थ जैसे दही, छाछ आदि। सात्विक आहार से क्या होता है, हमें ऊर्जा के साथ साथ उत्साह, स्फूर्ति, हल्कापन महसूस होता है। सात्विक आहार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और बुद्धि को बढ़ाता है। ठीक है, कहीं गलती हो तो बताना, अभी ये बिल्कुल हम ओपन चर्चा कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। अब दूसरे नंबर पर आइए राजसिक आहार। राजसिक आहार के अंतर्गत तले भुने चटपटे पदार्थ, भारी अन्न आते हैं। राजसिक आहार हमें ऊर्जा तो देते हैं, साथ ही अनेक बीमारियां जैसे हृदय रोग, मोटापा आदि भी देता है। इस भोजन का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। शरीर में भारीपन और आक्रामकता, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आदि का संचार होता है, जिससे हमारी क्रिया शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा तामसिक आहार। इसके अंतर्गत बासी, दुर्गंध युक्त भोजन, मांस, अन्न को सड़ाकर तैयार की गई खाद्य सामग्री, कार्बोनेटेड बाजार में मिलने वाले शीतल पेय, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर, शराब आदि आते हैं।
तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस्य, निराशा, अरुचि, हिंसक भावों को जन्म देता है। तामसिक भोजन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं मानसिक विकास पर अत्यधिक बुरा असर डालता है। ये वर्ल्ड वाइज साइंटिफिक जो रिसर्चेज हुए हैं, मैंने वो डाला। मैंने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि तुमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ नहीं बोला किसी को। लास्ट में मैंने एक लाइन जोड़ दिया, अतः आहार के गुणों के अनुरूप ही भोजन लेना चाहिए। हो गया काम? तो बता, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? भाई आहार के गुण लिख दिया, मैंने कहा गुणों के हिसाब से भोजन लो, तुमको जो बनना वो खाओ। मैंने नहीं कहा कि क्या खाओ क्या छोड़ो। तो ये एक बहुत कठिन कार्य था जो आपने कहा उसको। और दूसरी बात, अब आता हूं ओम के ऊपर। मैंने इसलिए बोला, वो क्रिश्चियन वाली बात में जो बहन शर्लेट एलिस की, और वो उसने ओम के ऊपर भी काफी रिसर्च किया है। ओम वस्तुतः यह कोई देवी देवता प्रतिमा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम शब्द, ओम एक ध्वनि है, और उसको आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में, सृष्टि में, आप जब ओम शब्द की बात आए, वो दुनिया में सबसे प्रभावशाली ध्वनि है। यह साइंटिफिकली रिसर्च हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो उसको ओम करते समय यदि मैं कहूं कि वह शब्द उसी यीशु मसीह का बोधक है, या आप मुसलमान हैं तो आप कह सकते हैं कि ये हमारी इबादत के लिए, अल्लाह के लिए है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। ओम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, वो किसी देवी देवता या किसी आकृति के लिए नहीं है, वह सार्वभौमिक शब्द है। तो हमको आग्रह में रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो उसका जो साइंटिफिक जो साइंस है उसको समझाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस योग से हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे जो योग शिक्षक में ये सत्य बात है कि अधिकांशतः लोग बहुत सभी समुदाय के हैं। तो उसमें से क्रिश्चियंस भी बहुत है हमारे योग टीचर, और हमारे योग टीचर मुस्लिम्स भी बहुत है। बुरके वाली माताएं बहनें जो बुरके में रहते हैं वो भी योग सिखाती हैं। तो हमने बहुत फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लक्षद्वीप 100% मुस्लिम से आबादी है। मैं स्वयं गया था क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी था, तो इसलिए मैं मुसलमान शिक्षकों को केरला से लेकर के गया था, क्योंकि उनको हिंदी भी नहीं आती, तो मलयालम आती है, तो उनसे सिखाने के लिए। तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। योग को हम ये भी आप बच्चों को सिखाएं कि ये धर्म संप्रदाय पंथ की बात नहीं है, यह एक साइंस की बात है। उस रूप में हम लोग सिखाने का प्रयास करें। मैंने इसलिए 2 चैप्टर आपको दिखा दिए। हम प्रार्थनाएं सारी ऐसी हैं, जितनी भी इसके अंदर हैं वो सभी लोग गा सकते हैं। सब अपने भगवान को याद करो और प्रार्थनाओं को उच्चारण करो। WHO ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पूरे वर्ल्ड में कितने प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज किए जा रहे हैं या किए जा सकते हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि जड़ी बूटी की बात आती है तो हम सोचते हैं कि आयुर्वेद का मतलब ही जड़ी बूटियां होती हैं। आयुर्वेद का मतलब जड़ी बूटियां नहीं होती हैं। दुनिया में करीबन 60 तरह के ऐसे चिकित्सा पद्धतियां हैं जहां पर, जिसको बोलते हैं, इन सारी पद्धति को बोलते हैं बॉटनी बेस्ड मेडिसिन सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर पेड़ पौधे यूज होते हैं, ऐसे चिकित्सा पद्धतियां, उसके अंदर सारी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं। परंतु पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं। जैसे आयुर्वेद वाले थोड़ा अलग यूज करते हैं, कई पौधे कॉमन भी होते हैं। और जो WHO ने जिस काम को छोड़ दिया था, भगवान ने हमको निमित्त बनाया, वो काम बहुत काम हो चुका है। लगभग 60,000 पौधों की चेक लिस्ट आज हमारे पास है, उसके ऊपर लिखने का काम चल रहा है। टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन है लगभग वो 1.5 लाख पेज का वो डॉक्यूमेंटेशन होएगा। यदि वॉल्यूम वाइज यदि हम बात करें तो करीबन यदि 1000 का एक पेज, एक किताब भी बनाएंगे तो भी 150 किताबें बनेंगी वो। तो इतना बड़ा काम हो रहा है। तो हमने बहुत काम कर रखा है। सिक्किम के भी तुम्हारे 2-3 बॉटनिस्ट हैं, उनसे हम टच में हैं। पीछे वो जड़ी बूटी वाले भी आए थे, वहाँ भी लिस्ट बनाई है। तो हमारा ध्यान है कि उधर भी हम जड़ी बूटी का कुछ बड़ा काम करें, और उस अभियान से भी आप लोगों को वॉलंटरी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप लोग हैं तो जो हर्बल कल्टीवेशन वगैरह का प्रोग्राम में भी कुछ किया जा सकता है। क्योंकि आगे आने वाला समय जड़ी बूटियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आयुर्वेद आदि जो विधाएं हैं वो जड़ी बूटी बचेंगी तो बचेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वही है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है, वो भी करेंगे। हाँ सुजी जी, जैसे कि ये जो आयुर्वेद की जड़ी बूटी की बात हुई, तो उसमें कई प्रकार के पौधे हैं, यानी कि प्राय जो पौधे ही प्रयोग में किया जाता है। हमारे वहाँ सिक्किम में या पहाड़ी क्षेत्र में कई जड़ी बूटी ऐसे हैं जो एनिमल्स यानी पशुओं के अंग का भी प्रयोग किया जाता है। तो शाकाहारी लोग
जो इसका प्रयोग कर सकते हैं? देखो, दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो आपने प्रश्न किया, आयुर्वेद में भी 4 तरह के द्रव्यों का प्रयोग होता है। सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में ही नहीं, आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं, एक द्रव्य होता है जिसको समुद्रज बोला जाता है। समुद्रज क्या है? जो समुद्र में होता है। जैसे समुद्र में क्या होता है? मोती होती है, शंख होते हैं, पर्ल होता है, ये सारी जो आइटम जो समुद्र में पाया जाता है, एक वो होता है। दूसरे को कहते हैं जानतव द्रव्य। जानतव में क्या है? जो जानवरों से प्राप्त होता है। जानवरों से प्राप्त होने वाले जिनको हम शाकाहारी मानते हो, क्या है? वो है जैसे दूध है, भाई दूध से आपने घी बना दिया, दही बना दिया, बाकी चीजें बनाई, वो भी तो पशुओं से प्राप्त होता है ना। फिर दूसरा हो गया गोबर वगैरह हो गया या मूत्र वगैरह हो गया, वो भी जानवर से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आगे जाते हैं तो जानवर के सींग वगैरह है। यदि उसके और आगे जाते हैं तो जानवर के अंदर के पार्ट्स, जैसे मान लीवर, स्प्लीन वगैरह का भी, तो वो प्रचलन में मांस तक का भी वर्णन है, परंतु वो जरूरी नहीं कि सबको सारी चीज प्रयोग करनी है, तो वो जानतव हो गया। फिर इसके बाद में समुद्रज हो गया, जानतव हो गया, पेड़ पौधे। तीसरा खनिज। खनिज द्रव्य क्या होते हैं? जैसे मेटल वगैरह, धातुएं हो गई, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब का भी शोधन कर करके औषधियां बनती है। तो ये 4 तरह से द्रव्य होते हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इन द्रव्यों में देखो, आयुर्वेद के अंदर में सभी द्रव्यों में सभी चीजें नहीं होती हैं। आयुर्वेद के अंदर में सबसे ज्यादा जो बड़ा पार्ट है वो जड़ी बूटियों का होता है, पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधों के हिसाब से, मिनरल्स के हिसाब से समुद्रज द्रव्य होते हैं, तो उसको आप सेवन कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति रही कि यदि कहीं अपरिहार्य स्थिति में किसी चीज में नॉनवेज, यदि जैसा आपने कहा कि कोई मांसाहार वाला द्रव्य है, आप मांसाहार नहीं करते हैं, तो यदि उसका कोई विकल्प है तब आपको उस विकल्प को लेना चाहिए। अब आप एलोपैथिक गोली खाते हो, टैबलेट खाते हो, एलोपैथिक में आपको पता ही नहीं आपको शाकाहार खा रहे हो कि आप मांसाहार खा रहे हो। अधिकांशतः मांसाहार है उसमें, क्योंकि जितना भी जो बैक्टीरिया वायरल जो भी पैदा करके उसके अंदर जो भी जानवर से, क्योंकि वो 4 तरह से करी जाती है वहाँ पर, नेचुरल कंपाउंड्स भी होते हैं, डिराइव्ड भी होते हैं, और जो सिंथेटिक भी होते हैं, उनको अलग अलग तरह से बनाया जाता है। तो वहाँ तो कभी मेंशन भी नहीं किया जाता कि किसी दवाई में लिखा नहीं होता कि शाकाहारी है मांसाहारी है। आयुर्वेद में तो हालांकि लिखा भी जाता है। तो इसीलिए वो आप जहाँ लगता है कि हमको पेड़ पौधों से ठीक हो सकते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, तो मत खाइए। यदि अमर ऐसी स्थिति आती है कि आपको विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ आपद्धर्म हो जाता है। आचार्य जी प्रणाम। सर्वप्रथम तो आप बधाई के पात्र हैं। आपने विद्यालय के बच्चों के लिए बहुत सी उपयोगी योग पुस्तक बनवाए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ। और मेरा एक प्रश्न भी है, वो यह है कि जहाँ तक मैंने सुना है, जाना है, योग करने के नियमों में एक तो बताया गया है कि खाली पेट योग करना सबसे अच्छा है, और दूसरी बात यह भी है, बताया गया था कि आप खाना खा के कम से कम 4 घंटे के बाद योग कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे सिक्किम में 9 बजे करीब स्कूल हमारा शुरू हो जाता है, और बच्चे लोग 8:30 तक खाना खा चुके होंगे सुबह का, तो हम क्या 12:30 के बाद उनको योग करवा सकते हैं? आसन प्राणायाम सभी करवा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। देखो, इसमें 4 घंटा होने के बाद में आराम से आप करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और यदि जैसे मैंने दोनों विकल्प आपको दिया है, कोई भी व्यायाम वगैरह के लिए भी खाली पेट ही करना होता है, कोई भी एक्सरसाइज भी खाना खा करके एक्सरसाइज नहीं किया जाता है। तो जो यौगिक क्रियाएं भी हैं, जहाँ फिजिकल क्रियाएं, या जैसे प्राणायाम में भी क्योंकि शरीरगत वो रहता है, अब मान लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, वो खाना खा करके भी तुरंत कर सकते हैं। वज्रासन में बैठना है, वो तो खाना खा के बाद करने वाला आसन है। तो बाकी क्रियाओं के लिए जो आपने कहा वो बात सही है कि वो दोपहर को आप करा सकते हैं। सब बच्चों को वो क्लास के लिए भी उसी तरह से डिजाइन किया जा सकता है। और यदि ऐसी स्थिति नहीं भी आती है तो जो मैंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन कराइए, हल्के ढंग से थोड़ा थोड़ा कराइए। बाकी बच्चों को कहिए कि बेटा घर जाकर आप तो शाम को करो या सुबह का, उस तरह से नियम बनवा सकते हैं। आचार्य जी, बहन, मेरे स्कूल पाठशाला में एक बच्चे मृगी की रोग से ग्रसित है, उसके लिए ज्यादातर कौन सा प्राणायाम कराने से उसका, जिनको एपिलेप्सी या मिर्गी या इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उन बच्चों के लिए एक तो आयुर्वेदिक औषधि भी लाभकारी है, वहाँ भी सिक्किम में भी शायद हमारे चिकित्सालय वहाँ से ले लें। और प्राणायाम के रूप में भ्रामरी है, उद्गीत है और अनुलोम विलोम प्राणायाम, उससे पूरा लाभ हो जाएगा। और गाय का घी रात को 4-4 बूंद नाक में डाल दें, उससे भी उसमें सहयोग मिलता है। और एक बार वैद्य को दिखाकर दवाई भी ले लें। अच्छा ऋषि ओम, अच्छा ऋषि, हमने बहुत सी सुना है आजकल वेट गैस के बारे में।
वो कितना लाभदायक है वो, और कैसे सेवन करेगा कि कितने दिन उमार कर कितने दिन भिगो कर कितने दिन रख सकते हैं हम लोग? वीट ग्रास यदि उसको 3-4 बार काटेंगे तो वैसे भी नहीं उगता, बाद में 2 बार तक बढ़िया उगता है और अच्छा भी है। 2-3 बार तक आप ले सकते हैं उसको उबा करके। जैसे ना जमारा रखते हैं तो 9 दिन में तो पूरा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा, तो 8-9 दिन में जो है ना आपका वीट ग्रास तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कि उसमें डंठल आने से पहले पहले निकाल लेना चाहिए। और वीट ग्रास के लिए आप वो ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा होता है, तो जहाँ क्योंकि जमारा तो हम लोग के कोने में रखते हो आप लोग, तो इसलिए पीला हो जाता है, तो थोड़ी हवा लगने वाली जगह पर बाहर रखेंगे तो हरा हो जाएगा। तो इतना बड़ा हो जाने के बाद में ले सकते हैं। और उसको ज़्यादा लेने से कई बार कईयों को दस्त भी लग जाते हैं। आप 10-15 ml ले सकते हैं, और जिनको सर्दी जुकाम हो तो वो भी थोड़ा कम ले लें। 2 चीज़ के लिए ध्यान रखें, जिसको दस्त लगते हों तो वो कम ले लें, और जिसको सर्दी जुकाम है वो कम ले लें, बाकी लोग ले सकते हैं। 3-4 चम्मच रस ले सकते हैं, या थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में करके अपना पिला कर ले लो। धन्यवाद।